सरिता जैसे ही पहली बार अपनी ससुराल में पहुंची, वैसे ही अपनी 3 नंदों को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसकी तीनों नंदे पायल, मोहिनी और काया, वो तीनों बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थीं। ये तीनों मेरी नंदे हैं या किसी गंदे नाले से निकली हुई राक्षसी? शर्म भी नहीं आती इन्हें। तभी वहाँ पर उसकी सास और पति राकेश आ गए। सास ने आते ही सरिता को एक तमाचा मार दिया। क्या हुआ सासू माँ, मैंने क्या गलती कर दी? तेरे सर पर घूंघट नहीं है, इसलिए मैंने तुझे मारा। जल्दी से पूरा घूंघट डाल, चेहरा तक नहीं दिखना चाहिए तेरा। माँ, भाभी तो आते ही बेशर्मी पे उतारू हो गई। अच्छा, बातें बातें अभी बंद करो तुम लोग। सरिता, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ जल्दी से हम सबके लिए खाना बनाओ, वैसे भी रात होने वाली है। सरिता ने तुरंत घूंघट डाला और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। दूसरी तरफ तीनों नंदे। चलो बहनों, बेशरम भाभी का चेहरा देखकर तो सारा मूड ही खराब हो गया। थोड़ा चौराहे तक घूम आते हैं। हाँ बेटा, तुम लोग घूम कर आओ। तीनों छोटे छोटे कपड़े पहने हुए ही बाहर निकल गयीं। गांव के चौराहे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ लड़के वहां खड़े थे। बहनों, गांव के लौंडों को क्या हो गया है? आसपास की लड़कियां साड़ी पहनकर या सलवार सूट पहनकर गुजर रही हैं। उन्हें तो ये लोग बड़ा घूर घूर कर देख रहे हैं। हमारे हुस्न की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा। चलो अभी लौंडों को सबक सिखाते हैं। तीनों लड़कियां उन लड़कों के पास गईं और उन्हें मारने लगीं। लड़के बेचारे हैरान हो गए। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कौन मार रहा है दोस्तों? लगता है यहाँ कोई आत्मा वात्मा आ गई है, भागो यहाँ से। तू अपने आप को बहुत बड़ा शाना समझ रहा है क्या? तीनों लड़कों ने ध्यान से जब तीनों लड़कियों को देखा, तब उन्हें दिखाई दिया। पंकज भाई, ये तो वही काली लड़कियाँ हैं जो पास वाले गांव में रहती हैं। तुम लोग बाकी लड़कियों को तो दिन भर छेड़ते रहते हो, उनमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? पूरा बदन खुला हुआ है हमारा, फिर भी तुम लोग हमसे अटैक नहीं हो रहे हो। तुम लोगों को मैं सबक सिखा कर रहूंगी। बहुत बेइज्जती सहली मैंने। तीनों लड़कियां उन लड़कों को जोर जोर से पीटने लगीं। लड़के बेचारे चिल्लाते रह गए, बचाओ 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 बचाओ। तभी वहाँ पर घूमते हुए पुलिस वाले आ गए। कुछ लेडीज पुलिस भी थीं, जिन्होंने तीनों लड़कियों को पकड़ लिया। तुम तीनों खुद को बहुत बड़ी गुंडी समझती हो क्या? थाने चलो, हम तुम्हें बताते हैं असली गुंडा कौन है। आप लोग हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? ये लड़के हमें छेड़ रहे थे, इसीलिए हमने इन्हें मारा। तुम तीनों को पूरा एरिया अच्छी तरीके से जानता है, और वैसे भी हमने दूर से सब कुछ देख लिया था। ले चलो इन्हें। पुलिस वाले तीनों लड़कियों को उठाकर ले गए और उन्हें जेल में बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सरिता ने खाना बनाकर तैयार कर लिया। खाना बनाकर वो खाने की टेबल पर ले आई। झुकते समय उसका पल्लू गिर गया। ये देखते ही उसकी सास ने उस पर गरम गरम पानी डाल दिया। माँ जी, आपको मुझसे कौन सी दुश्मनी है? मैं टेबल पर खाना रख रही थी, धोखे से पल्लू गिर गया होगा। संस्कार संस्कार होते हैं बहू, इस तरह की बेशर्मी हमारे घर में नहीं चलेगी। सासू माँ, अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। पूरा गांव जानता है कि मेरी तीनों नंदे कितनी बेशर्म हैं। ये तो अच्छा हुआ कि भगवान ने उन्हें गोरा नहीं बनाया, वरना वो तो आपकी बेइज्जती ही करा देती। सरिता ने इतना बोला ही था कि तभी वहाँ पर उसका पति राकेश आया और उसने लगातार 3-4 तमाचे अपनी बीवी को जड़ दिए। सरिता रोने लगी। मेरी बहनों से ज्यादा संस्कारी इस गांव में कोई नहीं है। आज तक किसी ने उन तीनों की शिकायत हमसे नहीं की। इतने में राकेश के पास किसी का फोन आया। हेलो, क्या? लेकिन हुआ क्या है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? माँ, पहले इस औरत को कमरे में बंद करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सारी बात। चलो यहाँ से, बेशरम कहीं की। सरिता की सास उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और बाहर से ताला बंद कर दिया। सासू माँ, आखिर हुआ क्या? मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, मुझे भी जानने का हक है। सरिता अंदर से चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। माँ, पायल, मोहिनी, काया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, हमें जल्दी चलना होगा।
राकेश अपनी माँ के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचा। वहाँ पर पुलिस वालों ने सारी बात उन्हें बताई। थोड़ी देर बाद राकेश ने फोन करके अपने वकील को बुला लिया और जमानत करा के अपनी तीनों बहनों को घर ले आया। तुम तीनों ने उन लड़कों को बहुत अच्छा सबक सिखाया, लेकिन ये पुलिस वाली बात किसी को मत बताना। उसके बाद राकेश ने सरिता को बाहर निकाला। सब खाना खाने लगे। सरिता बार बार उनसे पूछती रही, लेकिन उन लोगों ने सरिता को कुछ नहीं बताया। खाना पीना खाकर सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। देखिए राकेश जी, आज हमारी सुहागरात है, लेकिन पहले ही दिन मेरी इस घर में बहुत इंसल्ट हुई है। देखो, सुहागरात मनानी है तो मनाओ, वरना चुपचाप सो जाओ। खैर, अगली सुबह सरिता ने सभी के लिए नाश्ता बनाया और खाना पीना खाकर राकेश अपने काम पर निकल गया। दोपहर के वक्त पायल, मोहिनी और काया अपने कमरे में सहेलियों को बुलाकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रही थीं। सरिता को ये सब अच्छा नहीं लगा, तो वो घर के बाहर निकल गई। सरिता को देखकर गांव की कुछ औरतें उसके पास आ गईं। बहू, तो इस घर में खुश तो है ना? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात की हैरानी है मुझे। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से कोई भी गांव वाला हमारे घर झांकने नहीं आया। मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं की गई। बहू, इस घर में सिर्फ तू ही हमें संस्कारी लगी, इसीलिए हमने तुझसे बात कर ली। सरिता को गांव की औरतों से बात करते हुए उसकी सास ने देख लिया। जब सरिता घर वापस आई, तब उसकी सास ने सरिता को खूब मारा पीटा। पूरा गांव हमारा दुश्मन है और तू हमारे दुश्मनों से बात कर रही थी। सरिता अपने कमरे में चुपचाप जाकर रोने लगी। उधर पार्टी करने के बाद तीनों बहनों की सहेलियां अपने अपने घर चली गईं। उसके बाद सरिता की सास ने ये बात तीनों बहनों को बता दी कि सरिता गांव की औरतों से बातें कर रही थी। कोई बात नहीं माँ, आज हम भाभी को बाहर ले जाएंगे। गांव के लड़के संस्कारी औरतों को कुछ ज्यादा ही छेड़ते हैं। जब गांव के लड़के भाभी को छेड़ेंगे, तब भाभी भी पूरे गांव में बदनाम हो जाएंगी। क्या बात है बेटा, तो जल्दी से लेकर जा अपनी भाभी को। थोड़ी ही देर बाद तीनों नंदे अपनी भाभी को लेकर चौराहे पर जाकर घूमने लगीं। पायल, सारे लौंडे कहाँ चले गए? कौन से लौंडे? कुछ नहीं भाभी। तभी अचानक पीछे से एक मारुति वैन आई और तीनों नंदों को उस वैन में बिठाकर वहाँ से भाग गई। सरिता देखते ही रह गई। रुक जाओ, ये तो मेरी नंद को उठाकर ले गए। कहीं ये लोग उन्हें किडनैप करने तो नहीं आए थे? मुझे उन्हें बचाना होगा। सरिता ने अपना पल्लू कमर में बांधा और उस मारुति वैन के पीछे पीछे भागने लगी। भागते भागते मारुति वैन किसी सुनसान खंडर में जाकर रुकी। वो तीनों लौंडे वही थे जिन्हें तीनों काली नंदों ने कुछ दिन पहले मारा था। सरिता दूर से सब कुछ देख रही थी। तुम तीनों बेशर्मों की वजह से मैं बहुत बदनाम हो गया हूँ। बहुत आग है ना तुम तीनों में। आज तुम तीनों की आग हम लोग शांत कर ही देते हैं। काली हुई तो क्या हुआ, आग पर पट्टी बांध लेंगे। देखो, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो यहाँ से। इतने में पंकज ने अपनी बेल्ट उतारी और उन तीनों को मारने जा ही रहा था कि तभी उनके सामने सरिता आ गई। सरिता ने बेल्ट पकड़ ली। तुम लोगों को क्या लगा ये तीनों लड़कियां अकेली हैं? मैं ब्लैक बेल्ट चैंपियन हूँ। तुम्हारी पतली सी बेल्ट मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। देखिए, आप जो भी हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर इन तीनों लड़कियों ने पूरे गांव में लड़कों की नाक में दम कर रखा है। मेरी नंदे मेरी दोस्त हैं और दोस्त सही हो या गलत, साथ तो देना ही पड़ता है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरे हाथों से मारे जाओगे। सरिता ने तीनों को मारना शुरू कर दिया। डर कर तीनों लड़के वहाँ से भाग गए। इसके बाद सरिता ने अपनी तीनों नंदों को वैन में बिठाया और खुद वैन चलाकर घर पहुँच गई। घर पहुँचकर तीनों नंदों ने सारी बातें अपने भाई और माँ को बता दी। माँ, आप और मैं हमेशा हम तीनों की गलतियाँ छुपाने के लिए भाभी को ही उल्टा सीधा बोला करते थे। आज भाभी ना होती तो हम तीनों ऊपर वाले को प्यारे हो गए होते। असल बेशर्म हम तीनों थे, पर आज से हमने बेशर्मी छोड़ दी है। बहू, मुझे पहले दिन से ही पता था कि हमारे घर में पहली बार कोई संस्कारी लड़की आई है।
लेकिन मेरी तीनों बेटियां बेशर्म थीं, तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लेती कि मेरी बेटियों के अलावा कोई तुम्हारी तारीफ करे। इसलिए मैं तुम्हें बेइज्जत किया करती थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे भी माफ कर देना सरिता। मैं क्या पूरा गांव जानता है कि तुमसे संस्कारी कोई नहीं है इस गांव में। बस इसी वजह से मुझे और माँ को तुमसे जलन होने लगी थी। अब सभी लोग सुधर गए थे। गांव वालों का भी उनके घर आना जाना शुरू हो गया। सभी एक साथ प्यार से खुशी खुशी रहने लगे। बेशरम भाभी का गोरा चिट्टा देवर। मोहल्ले की एक बालकनी में एक खूबसूरत लड़की खड़ी है और दो लड़के नीचे बैठकर उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं। यार मोहन, मैं प्रीति से कितनी मोहब्बत करता हूँ, पर वो मुझे घास ही नहीं डालती। तुमने आज तक उसे ये बात बताई कि तुम उसे पसंद करते हो? अरे नहीं यार, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती। यार तुम इतने गोरे चिट्टे हो, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी तो हम जैसे लड़कों का क्या होगा? मुझे पक्का यकीन है कि वो तेरा प्रपोजल जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। एक ही मोहल्ले में रहकर तुमने उसे आज तक प्रपोज नहीं किया। विक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ मोहल्ले में बैठकर ये सब बातें कर ही रहा था कि तभी उसके बड़े भाई अजय ने उसे आवाज दी। विक्रम, जल्दी से घर आ जा, तेरी भाभी ने खाना बना दिया है। हाँ भैया, बस आया। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर विक्रम घर के अंदर चला गया। उसकी भाभी राधिका खाना बना कर लाई और तीनों बैठकर खाना खाने लगे। भाभी, मैं कितनी भी टेंशन में रहता हूँ, लेकिन आपके हाथ का खाना खा लेता हूँ तो मेरा सारा मूड फ्रेश हो जाता है। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। सिर्फ थैंक यू बोलकर ही छुटकारा पा लेना चाहते हो देवर जी? तो फिर मैं क्या करूँ भाभी? तुम्हारे भैया काम पर चले जाए, फिर बताती हूँ। ठीक है, मेरा नाश्ता हो गया है, मैं चला जाता हूँ। तुम दोनों देवर भाभी आपस में बात करो। इतना बोलकर अजय काम पर चला गया। इधर विक्रम भी खाना खा चुका था और राधिका सारे बर्तन उठाकर वहां से चली गई। सारा काम खत्म करने के बाद राधिका छोटे छोटे कपड़े पहनकर चुपके से विक्रम के कमरे में आई। क्या बात है भाभी, आप तो एकदम आज कयामत ढा रही हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है। आप तो बिल्कुल कुंवारी लग रही हो। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। कहाँ चलना है भाभी? अरे चलो यार, तुम्हारे जैसा गोरा चिट्टा देवर जब मेरे साथ मार्केट में चलेगा तब लोगों की मुझसे चलेगी। तुम्हारे भैया तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, कम से कम तुम ही मुझ पर ध्यान दे दो। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हो? भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। अरे यार, तुम तो तुरंत सीरियस हो जाते हो। मैं भी तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या मैं अपने देवर जी के साथ मजाक भी नहीं कर सकती? एक्चुअली मुझे ना शॉपिंग करने जाना है, चलोगे मेरे साथ? अच्छा तो ऐसा बोलिए ना, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। विक्रम तैयार होकर बाहर आया तो वो बिल्कुल हीरो लग रहा था। विक्रम ने अपनी बाइक के पीछे अपनी भाभी को बिठाया और वहां से चल दिया। बालकनी से मोहल्ले की लड़की प्रीति उन दोनों को देख रही थी। इसकी भाभी को तो देखो, कितनी बेशर्म है, लगता है अपने देवर को ही पटा लिया है इसने। प्रीति गुस्से में अपने घर के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ राधिका और विक्रम शॉपिंग मॉल के अंदर पहुंच गए। राधिका अपने लिए शॉपिंग करने लगी। विक्रम, ये साड़ी कैसी लग रही है? मैं सोच रही हूँ कि होली वाले दिन मैं यही साड़ी पहनूंगी, तुम्हारे भैया को बहुत पसंद आएगी। भाभी, आपकी पसंद तो लाजवाब है। ले लीजिए साड़ी और इसकी पेमेंट मैं करूंगा। आपने आज सुबह कहा था ना कि केवल थैंक यू बोलते हो। क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार निकले। शॉपिंग करने के बाद राधिका और विक्रम उस स्टोर से बाहर निकले। तभी राधिका की नजर प्रीति पर गई, जो कि अकेले ही मॉल में घूम रही थी। ये हमारे मोहल्ले की प्रीति यहाँ क्या कर रही है? शॉपिंग करने आई होगी, मुझे क्या मतलब। इतने में राधिका ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। चलो ना डार्लिंग, हम लोग मूवी देखते हैं। भाभी, लगता है आप आज कुछ ज्यादा ही मजाक के मूड में हो। चलिए चलते हैं मूवी देखने। विक्रम और राधिका एक दूसरे का हाथ पकड़कर मूवी देखने चले गए। प्रीति ने उन दोनों को देख लिया। ये दोनों तो अपनी सारी हदें पार कर रहे हैं। बेचारे अजय भैया को पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। खैर, थोड़ी देर बाद प्रीति वापस अपने घर आ गई।
शाम को जब वो अपनी बालकनी में खड़ी थी, तभी उसने देखा कि विक्रम अपनी बाइक पर राधिका को बिठाकर लेकर आ रहा है और राधिका उसके साथ चिपक कर बैठी थी। भाभी तो बड़ी बेशरम है, घर तक पहुंच गई, फिर भी अपने गोरे चिट्टे देवर के साथ चिपक कर बैठी है। लगता है अभी भैया नहीं आए हैं, इसीलिए ऐसी बेशर्मी कर रही है। खैर, दोनों लोग घर के अंदर चले गए। अब ये रोज का काम हो गया था। जैसे ही अजय काम पर जाता, राधिका छोटे छोटे कपड़े पहनकर विक्रम के साथ कहीं ना कहीं घूमने निकल जाती थी। प्रीति हर रोज उन्हें देखा करती थी। फिर एक रोज प्रीति अजय के ऑफिस के बाहर पहुंच गई। शाम को जैसे ही अजय बाहर निकला, वो प्रीति को देखकर हैरान हो गया। अरे प्रीति, तुम यहाँ मेरे ऑफिस के बाहर आज क्या कर रही हो? रास्ता भटक गई हो क्या? भैया जी, मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको बताऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी, लेकिन अपना दिल मजबूत कर लेना। लेकिन ऐसी कौन सी बात है? आप मेरे साथ चलिए। अजय ने अपनी कार में प्रीति को बिठाया और उसके साथ जाने लगा। तभी प्रीति ने रास्ते में देखा कि एक गार्डन के अंदर राधिका और विक्रम एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे हैं। भैया भैया, गाड़ी रोको और वो सामने देखो, गार्डन के अंदर अपनी बीवी और अपने भाई की करतूत। विक्रम और राधिका को एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलता देख अजय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अजय ने गाड़ी रोकी और प्रीति के साथ गार्डन के अंदर पहुंच गया। राधिका, विक्रम, क्या हो रहा है ये सब? विक्रम, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। अरे भैया, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? भाभी ही मुझे लेकर आई थी यहाँ पर। वैसे आप इस लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम तो एक नंबर के धोखेबाज निकले विक्रम। तुम जब देखो तब मुझ पर लाइन मार करते थे, अपने दोस्तों से मेरे बारे में बातें किया करते थे और अपनी भाभी को ही पटा लिया। इतने में राधिका ने ताली बजाना शुरू कर दिया। चलो, मेरा काम हो गया। अजय, चलो हम लोग घर चलते हैं, इन दोनों के यहाँ वक्त बिताने दो। राधिका, पहले तुम मुझे ये समझाओ कि ये सब क्या है। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। दरअसल मैं अक्सर देखा करती थी कि विक्रम बेचारा प्रीति को पसंद करता था, लेकिन वो उसे बोल नहीं पाता था। लड़की होने के नाते प्रीति की आंखों में भी मुझे विक्रम के लिए प्यार नजर आने लगा था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बता ही नहीं रहे थे। इसीलिए मैं इस तरह के कपड़े पहनकर गर्लफ्रेंड की तरह विक्रम के साथ घूमने लगी, ताकि प्रीति को जलन हो और उसके दिल की बात जुबान तक आ जाए। और देखो, आज आ ही गई दिल की बात जुबान पर। इसका मतलब आप ये सब कुछ मुझे दिखाने के लिए कर रही थी? हाँ, और क्या। याद करो, मैं और विक्रम वहीं जाते हैं जहाँ पर तुम्हारा आना जाना होता है। यहीं बगल में तुम्हारी कोचिंग क्लासेस है, इसलिए मैं यहाँ आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम शाम तक यहाँ जरूर आओगी। राधिका, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, दो प्यार करने वालों को मिला दिया। प्रीति, मैं कल ही तुम्हारे घर बात करके तुम्हें अपनी घर की बहू बना लेता हूँ। तो इस तरह अगले ही दिन अजय ने प्रीति के परिवार से बात कर ली और कुछ ही दिनों बाद विक्रम और प्रीति की शादी हो गई। अब चारों लोग उस घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।